सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने 15 आदमियों में सलूक नहीं है। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। इमरान खान ने इनको मौका दे दिया, एक दिन में इलेक्शन करा लें। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी, गलियां फैसला करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी से बाहर माहौल तल्ख नजर आ रहा है। तुंदो तेज बयानात दोनों जानिब से आ रहे हैं। मुज़ाकरात के नतीजे में और शराइत पर कमेटी रूम से बाहर मैसेजिंग की जा रही है। देखना है कि बाहर के माहौल का कमेटी रूम के अंदर क्या असर पड़ेगा। इस दौरान ऐसी पेशरफ भी हो रही है जिनका मुज़ाकरात के मुमकिना नतीजे से गहरा ताल्लुक है। एक तरफ पंजाब पुलिस सूबे के 2 साबिक वज़राए आला की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात केस में फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने की अदालती साजिश का इल्ज़ाम भी लग रहा है। इस मुबैना साजिश में कुछ अदालती तकर्रियों का भी जिक्र किया जा रहा है, जबकि इस दौरान ऑडियो लीक्स भी जारी हैं जिनमें तहरीक इंसाफ के टिकटों की फ़रोख्त में साबिक चीफ जस्टिस का किरदार नुमायां होता नजर आ रहा है। इसके अलावा PTI ने मरियम नवाज के खिलाफ कानूनी चाराजोई का इंदिया भी दिया है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फवाद चौधरी, नायब सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और ज़ाहिर कमेटी का हिस्सा हैं। अहम मामलात मालूमात फवाद चौधरी साहब के पास हैं। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के जो मुज़ाकरात हैं, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा उसका टाइम क्यों तब्दील हुआ है। बिकॉज एक तो मंगल तक गया, सब हैरान थे कि टाइम इतना लग रहा है, और फिर आज का टाइम भी चेंज हो गया, क्या वजह थी? नहीं, वो कुछ लोगों ने कराची से आना था, उनकी फ़्लाइट का इशू था, वो लेट आ रहे थे तो इसलिए फिर उन्होंने लेट कर लिया। एक किश्वर साहिबा है ना वाले पंचायत, किश्वर साहिबा भी हैं, नवीद कमर साहब भी हैं, उन्होंने वहाँ से आना था। यूसुफ गिलानी साहब ने मुल्तान से आना था। इस वजह से चेंज की कोई खास वजह नहीं है? नहीं, कोई खास नहीं। 9 बजे आज ख़त्म हो जाएगा। आज मामला इधर या उधर, आप कहते हैं 70% चांस है हो गया काम, क्या हुआ है? इशू ये है कि देखिए ना, जो मेन इशू था उसके ऊपर तो कंसेंसस इमर्ज हो गया है। मेन इशू ये है कि आप इलेक्शन एक दिन में कराएं। ठीक है, अब इलेक्शन एक दिन में कराने के ऊपर हम कहते हैं कि 14 मई को आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और 14 मई से बाद 14 जून और 14 जुलाई और 14 अगस्त। तो आप अगर 60 दिन में इलेक्शन करवाएं तो आप जून के महीने में आप जो है वो इलेक्शन जो है जुलाई के महीने में आप इलेक्शन करवा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं लेट से जुलाई एंड में और हम सितंबर एंड में इलेक्शन करवाते हैं। तो आप देख लीजिए टोटल तकरीबन 70 दिनों का फ़र्क है हमारे और उनमें। आप 70% जब कामयाबी कहते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो गए, तो आप किस तो ये प्रिंसिपल जो तय हुआ कि आप एक वक्त में करा लें, तो ये प्रिंसिपल तो तय हो गया ना। बाकी डेट्स है उसके ऊपर आज हमने अपनी डेट्स दे दी हैं, उन्होंने देखते हैं वो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्रॉम द डे वन यू वर ऑफ द व्यू, आई मीन योर पार्टी, कि जी एक ही दिन होने चाहिए, वो एक ही दिन हो रहे हैं। असल इशू तो तारीख और महीने का है ना? नहीं, तारीख और महीने का नहीं है। तारीख और महीने से पहले ये है, हमारा मौक़िफ़ तो ये है 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस होने हैं। अभी देखिए, अगर हम आज अगर ये डेट्स के ऊपर को फाइनलाइजेशन होती है, फिर सब्सिक्वेंटली आपको आइनी तरमीम करके इलेक्शन की जो प्रोविंशियल इलेक्शन के डेट है वो आगे ले जानी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा जो आइन के हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है, असम्बलियाँ नहीं होंगी। पाकिस्तान का आइन 2 बुनियादों पे खड़ा है। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और इसको इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो टुडे पंजाब की हुकूमत और KP की हुकूमत गैर आइनी हुकूमत है, क्योंकि इसको तस्लीम ही नहीं करता आइन। अब आपको इसको आगे ले जाना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज तो ये सारे आर्टिकल 6 में जब भी ताकत आएगी किसी के पास, दूसरे के पास, ये आर्टिकल 6 फेस करे। मुज़ाकरात में अदालत के अलावा क्या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी आशीर्वाद हासिल है? मतलब फौजी इस्टेब्लिशमेंट की, देखिए आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद होना बड़ा ज़रूरी है, उनका रोल है। लेकिन फ्रेंकली ये सवाल मैंने रखा है PMLN की जो कमेटी है उनके सामने, और अनऑफिशियली भी रखा है और ऑफिशियली भी रखा है, और उनसे मैंने यही समझने की कोशिश की है कि आप जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या इसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है या नहीं है, और हमारे से तो रब्ता नहीं है। तो दिस इज़ सर्टेनली अ पॉइंट जिसके ऊपर 100% मुझे नहीं पता। आपको बॉडी लैंग्वेज से या उनके डायलॉग करने से क्या लगा? कह तो रहे हैं वो कि नहीं वो अपना हमें इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल है,
लेकिन कोई इसका अमली मुजाहरा नहीं हुआ। स्पेशली आपने जैसे अपने इंट्रो में वाक़यात के हवाले दिए हैं, परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जिस तरीके से बख्तरबंद गाड़ियाँ गई घुसी, फिर उस्मान बुज़दार को आज अरेस्ट करना, यहाँ पे PTI के वर्कर्स को अरेस्ट करना, ज़ाहिर है कि जो कमेटी है, नून लीग की जो कमेटी है, वो भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। सो आई डोंट नो। आपके ख्याल में चीज़ें उनके हाथ में नहीं? उन बेचारों के हाथ में तो इतना कुछ नहीं है। जिस तरह हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, ज़ाहिर है उसी के मुताबिक ही चलते हैं। तो उसके अंदर भी फिर उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स भी है, पार्टी पॉलिटिक्स है। आपने देखा है एहसन इकबाल ने, ख्वाजा आसफ ने, वो बयान कोई हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं ना दे रहे, वो बयान तो इसहाक डार, साद रफ़ीक, आज़म तारड़ की टांगें खींच रहे हैं ना, हमारे तो वो तो हमारा इशू तो नहीं है। ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने अलहदा से सवाल आपसे करने था, आपने खुद ही उसका तज़किरा कर दिया। लेकिन चले पहले एक तरफ आ जाते, बयानात वाले मसले पे आते हैं। वज़ीर दिफा कह रहे हैं ये इसका कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब भी उम्मीद नहीं रख रहे, वो भी होपफुल नहीं, आपकी पार्टी के हैं, वो भी कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं निकलना, मुज़ाकरात नहीं। खटक साहब ने तो खैर ये कहा है कि होने चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा होने चाहिए और इस पर निकल आने चाहिए, कोई नतीजा निकले, लेकिन मुझे लगता नहीं है। लेकिन जिस तरह की ख्वाजा आसिफ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो हमें परवेज़ खटक साहब को तो देखें ना, हमें थोड़ा सा एडवांटेज है कि असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, वो कमेटी में नहीं हुई हैं, तो हर लम्हे की को हम उन्हें एतमाद में वो उनको हम लेते हैं और हम बताते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दूसरी तरफ जो लोग हैं, इसके साथ साथ जो हमारी बाकी लीडरशिप है सारी, उसको भी हमें जो है वो एतमाद में उनको लेने की कोशिश होती है जितने लोग हो सकें। तो ये जो बाकी इनका जो इस वक्त चल रहा है वो तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, शहबाज शरीफ वर्सेस मरीम नवाज़, वो आपको नज़र आ रहा है। तो जो वज़ीर दिफा गुफ्तगू कर रहे हैं वो मरीम नवाज़ साहबा, जब लतीफ़ हो गए, ये हो गया अपना ख्वाजा आसफ हो गए, एहसन इकबाल हो गए, मरीम नवाज़ खुद हो गई, इनके बयान ज़ाहिर है कि इसहाक डार और ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म तारड़ की पोजीशन को तो कमज़ोर ही कर रहे हैं ना। लेकिन डार साहब भी तो मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहब वाला कैंप ही है ना, वो फिर मुज़ाकरात में बैठे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये बयान दे रहे हैं, तो ये तो समझ आ रही है। नवाज़ शरीफ साहब किधर खड़े हैं हमें नहीं पता, नवाज़ शरीफ की मंजूरी के बगैर तो मुज़ाकरात नहीं हुए होंगे, पर नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बगैर इस किस्म के बयानात भी नहीं आ सकते। नहीं, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब हमारी जो नॉट एज ए PTI मेंबर, बट जाहिर है कि नून लीग में जो कंट्रोल है वो तो शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का है ना। तो अगर वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने आपस में कोई कंसल्टेशन करके ही शुरू किए होंगे ना। और ये जो बयान आ रहे हैं अब इनमें कितना क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बयानात देने की इनकरेज करेंगे? आई डोंट नो, मैं ये तो दिस इज़ एनीबडीज़ गेस। सितंबर की अपॉइंटमेंट का रोला है, आई मीन जो चेंजेस आने हैं जुडिशरी में, असल रोला जो है ना वो है यहाँ पे, वो तो पता ही है ना, फवाइज़ ईसा साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, उसमें तो कोई इशू नहीं। आप पे इल्ज़ाम है कि आप लोग इसलिए जल्दी इलेक्शन कराना चाहते हैं ताकि वहाँ की तब्दीली से पहले यहाँ तब्दीली नहीं, हमें कोई फवाइज़ ईसा साहब से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर भी लगा रहे हैं इल्ज़ाम, PMLN भी लगा रही है और लोग भी लगा रहे हैं कि इनको इस वजह से जल्दी है कि ये इन्हें पता है कि वहाँ चेंजेस आ जाएंगे, उससे पहले ये चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। वो तो लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने 10 बार कहा है, अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट से मैं बड़ी ज़ाती तौर के ऊपर जो है मैं मायूस हूँ, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा हैं, ये इनके बड़े स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये कहना कि ये जजेस कोई जो है वो आके इलेक्शन नहीं कराएंगे या कुछ नहीं करेंगे, ये मैं तो आई विल बी द लास्ट मैन टू बिलीव दैट, बिकॉज जो मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जानता हूँ या अतर मिनल्ला साहब को जानता हूँ, या जो ज़ाहिर है जो पंजाब में या इधर जो इस्लामाबाद में हैं उनमें से जजेस जो हैं उनको जो है वो मेरी पहले वाकफियत है, लेकिन ये कहना कि ये जजेस आएंगे तो ये कोई डेमोक्रेसी नहीं होने देंगे और ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के कोई पॉन बन जाएंगे या वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशों पे सवाल पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस के टेन्योर पे कुछ 3 इयर्स वो उसको फिक्स करने पे है कुछ आप लोगों की पॉलिसी ख्याल है? मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा पाकिस्तान की मीडिया का अलमिया ये है, ये बात बार बार हुई, अनफॉर्चुनेटली कोई बंदा आइन पढ़ के ही नहीं देखता कि इसका तरीक़ाकार क्या है। जब चीफ जस्टिस की टेन्योर आर्टिकल 179 में है, यानी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। आर्मी चीफ की ये टेन्योर का इशू नहीं है, आर्मी चीफ की टेन्योर एक्ट से होती है। चीफ जस्टिस की टेन्योर के लिए आइन में तरमीम चाहिए, जिसके तो वो तो 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास आ जाए या दोनों मिलकर करना चाहें तो कर सकते? नहीं कर सकते ना, सेनेट में तो 2/3 मेजॉरिटी कभी भी नहीं आ सकती अभी, उसके लिए तो आपको साल जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। साल बाद सही,
साल से वो तो रिटायर हो जाएंगे 16 तारीख। मैं किसी भी प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, मैंने किसी बंदे का जिक्र नहीं किया था, वैसे कह रहा हूँ। वैसे आप लोगों की ख्वाहिशात में से ये है कि 65 साल के बाद जो है हमारे यहाँ कंसेंसस है कि एक्सटेंशंस और ये नहीं होनी चाहिए, ना ही चीफ जस्टिस की होनी चाहिए, ना ही एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ की होनी चाहिए। और इस मामले दोनों मामलात के ऊपर हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। जो ऐसी कोई प्रपोजल डिस्कस भी नहीं हुआ, आप डिस्कशन भी नहीं हुई? मैं ये कह रहा हूँ ये प्रिंसिपल हमारे प्रिंसिपल स्टैंड के ख़िलाफ़ है कि जजेस की टेन्योर जो हैं वो बढ़ा दी जाएं, या जो अभी हमने जो बिटर एक्सपीरियंसेस हमारे हुए हैं कि जर्नलों की टेन्योर्स बढ़ा दी जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो आपको याद है जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया, जाहिर है आप लोग बड़ा आगे गए वो मसला हल करने के, सभी गए, आप क्या गए, सारी जमातें बावजू होके गई, सारे गए, जाता कौन है वो ले आते हैं। जस्टिस खोसा साहब भी जस्टिस खोसा साहब भी जो हैं वो मैं आपको बताऊं, जो भी बंदा जस्टिस खोसा को भी जानता नहीं ना वो ऐसी बात करेगा। जस्टिस खोसा बहुत बड़े जज था, उसको कैसे सवाल ही पैदा नहीं होता जस्टिस आसिफ सईद खोसा को आप कहें कि टेन्योर ले ले या वो बढ़ा ले या वो कुछ कर ले, आउट ऑफ क्वेश्चन। मेरे उस वक्त ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे खोसा कहते हैं कि उनकी कुछ नाराज़गी का सबब भी यही बना था जो बाद में उन्होंने फिर एक्सटेंशन को भी मंगवा लिया था अपनी अदालत। ऐसे ही हमारे यहाँ रवाज है जजेस। मैं तो जस्टिस खोसा साहब से भी मैं ये कहता हूँ वो बात ही नहीं करते ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं उनका आता। वो ज़रूर आना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि उधर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इतना बड़ा प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था 2013 में कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना अगला जो लोग गवर्नमेंट में होंगे उनको ये होगा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से कैसे निपटना है। 2013 में उन्होंने कहा था, अब तो 2023 है। तो जैसे खोसा साहब को भी चाहिए अपनी पोजीशन जो है वो उसके ऊपर अपनी क्लियर करेंगे। मसला जो है वो मुज़ाकरात में सिर्फ तारीख का है या फिर एक पूरा पैकेज है? दूसरी तरफ से मियाँ साहब भी उसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं बयानात तो उससे क्लियर कट पता चलता है। वो कहते हैं कि इलेक्शन ऐसे कोई नहीं होगा, जब ही होगा जब मियाँ साहब को क्लियर करेंगे या वापस आएंगे और ये सब कुछ। हमें नवाज शरीफ की वापसी भी कोई इतराज़ ही नहीं, हम तो रोज़ कहते हैं वो वापस आए, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नवाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त कन्विक्टेड है पनामा केस में नैब कोर्ट से। उन्होंने आना है, अपनी जो भी उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो करें। वो अपने भाई की हुकूमत में ही नहीं आ रहे, उन्होंने बाकियों ने अपने केस ख़त्म करा लिए हैं, तो नवाज शरीफ भी आए अपने केस ख़त्म कराएं और इलेक्शन लड़ें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आईनी कानूनी रुकावटें वो ऐसे तो नहीं जाएंगी ना, वो तो फिर कोई आप लोगों को अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी, मामला है ना उसका, अमेंडमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं। मगर वो तो ऑब्वियसली अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करें तो फिर वो जो मैंने से बात की ना, बैन हटाना, 10 इयर्स लाइफ टाइम बैन, ये सारी चीज़ें उसका वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अदालती फैसले को कैसे डिफीट कर सकते हैं? नहीं, वो उसको तो फेस करना ही करना होगा, लेकिन लाइफ टाइम बैन तो अदालत की बजाय यहाँ से हटना है ना कि लाइफ टाइम बैन। नहीं, उनका तो अदालत से बैन है। 63 उनका जो बैन है, उनका जो बुनियादी बैन है वो तो नैब कोर्ट की जो कन्विक्शन है उसका बैन है, 10 साल की जो कन्विक्शन है उनकी, वो आए अपना फैसला कराएं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वापस ये नहीं अमेंडमेंट करके तो अब तो लंदन में हट सकता है। अब तो मेरा ख्याल है लंदन में कोई रेस्टोरेंट ही नहीं रह गया जिसका रिव्यू लिखना बाकी है। वो आप आ जाएं, मक्का भी हो गए, आ जाए पाकिस्तान। PMLN क्या डिमांड कर रही है आपसे? क्या, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो उनका प्रपोजल था, जो उनकी जो चीज़ें थी वो हमने काफ़ी हद तक, हाँ हमने काफ़ी कंसीड किया है, हमने काफ़ी उनको आई वुड से कि हमने काफ़ी उनकी बातें जो है वो मानी है। और उसके ऊपर मसलन यही जो आप कह रहे हैं सिंगल डे इलेक्शंस के ऊपर जिस तरह हम आ गए, हमने कहा करा लें। अब हम इतनी बड़ी अगर कंसेशन दे रहे हैं तो डेट्स के ऊपर कंसेशन उन्हें देनी चाहिए। और मियाँ साहब वाली भी मान गए। मियाँ साहब के ऊपर देखें, हमारा मानना ना मानना इर्रेलेवेंट है, उन्होंने आना है वो ज़रूर आए और हम तो चाहते हैं वो आए। और इलेक्शन में अगर आप ये कहते हैं ना कि जी हम कोई उनके इलेक्शन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शंस डालेंगे, वो हमारा कोई इशू नहीं। नवाज शरीफ आए इलेक्शन, उन्होंने बात तो की है ना आपसे? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। इस डायलॉग में मियाँ साहब से मुतालिक कोई बात नहीं? मियाँ साहब से मुतालिक कोई बात, वी वर फोकस्ड ओनली ऑन इलेक्शंस। उन्होंने कोई रिलीफ किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, कोई बात ठीक। और अगर वो तो उनकी क्या PMLN की ख्वाहिशात है? इलेक्शन की डेट आप पहले दिन से कह रहे हैं एक ही दिन होने चाहिए, आप टाइम पे कह रहे हैं, वो डिले कह रहे हैं। अब सिर्फ 70 के दिन का फ़र्क है। PMLN को चाहिए ये इसको पीछे ले आए, अल्लाह खैर सल्ला ख़त्म हो जाए बात। PMLN का फिर आपने दिया क्या उनको, प्रपोजल क्या है? सिंगल डे इलेक्शन दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वरना तो ये सारे इस वक्त जो 14 तारीख का अगर इलेक्शन नहीं होता, ये सब ने तो आर्टिकल 6 में ट्राई होना, ये सब हो रहा है पाकिस्तान का आइन। तो अदालत का भी ये ऑर्डर है ना कि एक ही दिन करा लें? 100 नहीं, अदालत का तो ये हुक्म नहीं है, अदालत ने कहा 14 तारीख को पंजाब का आपको एक वो स्पेस दिया ना दोनों को कि भाई आप लोग डायलॉग कर लें तो वी हैव। हाँ देखिए ना, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा,
चीफ जस्टिस ने एक पटिशन आई है, उसके ऊपर उन्होंने कहा ये लोग कह रहे हैं डायलॉग कर लें, आप ज़रूर डायलॉग कर लें, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डायलॉग कर लेंगे तो देखें ना, पार्लियामेंट के पास तो फिर ऑप्शंस हैं रास्ते निकालने के कई ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस नहीं है। मैं पिछली तारीख के ऊपर भी मैंने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब को ये रिमाइंड कराया है कि सर पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है, आप आइन से आगे नहीं जा सकते। और वो उन्होंने जस्टिस हसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने बिल्कुल एग्री किया मेरे साथ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट आइन से आगे नहीं जा सकता, पार्लियामेंट के हाथ नहीं बंधे हुए, पार्लियामेंट जो है वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप दोनों में वैसे डायलॉग होना चाहिए, मैं तो आपको पता है पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, डायलॉग होना चाहिए, सियासतदानों को करना चाहिए, तारीख तय कर, ठीक। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी आप फैसला कर लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो उस वक्त भी तो 90 डेज से आगे चला जाता है ना मसला। फिर 90 डेज तो नहीं रह गया, हो सकता है आप लोग 20 दिन बाद का फैसला कर लें, तो फिर 90 डेज का है, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल गया ना मसला। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जो बेयर मिनिमम डेट है आप उससे बाहर जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार जो आर्टिकल 187 के तहत है वो इख्तियार इस्तेमाल करके उन्होंने ये दिया है। लेकिन आप ये कहें कि महीनों आगे जा सकते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब एक तरफ ज़ाहिर है अदालत का फैसला, अदालत की सपोर्ट है आपके साथ, और हमारे साथ नहीं, अदालत का फैसला, अदालत की सपोर्ट आइन के साथ है, आइन की सपोर्ट हमें हासिल है बिकॉज एक प्रोसेस है। चले आपने इसको और एलैबोरेट कर दिया, अदालत का फैसला मैंने कहा वो आपके लिए सपोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह सुनने को मिलता है कि अगर ये नाकाम हुए डायलॉग, एहसन इकबाल साहब कह रहे, तो ये पीटीआई की नाकामी होगी, फिर तो एक साल हम आगे वैसे भी ले जा सकते हैं, आइन में उसकी गुंजाइश है, इलेक्शन आगे ले जाएंगे एक साल। एहसन इकबाल साहब जो हैं मेरा ख्याल है वो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, आगे नहीं ले जा सकते। वो क्यों लेफ्ट आउट फील करेंगे, फेडरल मिनिस्टर हैं वो। बस मेरा ख्याल है उनको पूछ नहीं रहे आजकल। लेकिन बहरहाल एहसन इकबाल साहब को भी पता है आगे ले जाना, यहाँ तो इलेक्शन तक जाना मुश्किल हो रहा है, आगे ले जाना कौन लेके जाएगा। बहरहाल इलेक्शन आगे ले जाने का मतलब तो यही है कि आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के अवाम को नहीं मानते, फिर लोग जाने और ये जाने। क्या होगा वैसे, आप आज भी अभी प्रेशर में भी ये बात कर रहे थे कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ तो लोग सड़कों पे फैसला करेंगे, जाहिर है फिर क्या ऑप्शन होगा, लीड आप लोग करेंगे 100%। हम लोग क्या होगा, अनारकी होगी, जाहिर है अनारकी होगी जब आइन ही नहीं रहेगा। देखिए हमारे में और साउथ सूडान में इस वक्त क्या फ़र्क है, आप में और अफगानिस्तान में इस वक्त क्या फ़र्क है। वहाँ कंसेंसस नहीं है कि रियासत कैसे चलनी है। जब एक दफ़ा आइन को आप उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो हर शख्स की अपनी मर्जी, जो ज़्यादा ताकत जंगल का कानून है फिर तो जिसके। लेकिन फवाद साहब सड़कों पे तो आप लोग पहले भी आए, चलें यहाँ तक तो हो गया कि अदालत हमारी वजह से ही पाकिस्तान में इस वक्त अनारकी नहीं है। अगर इमरान खान जैसा लीडर ना हो जिसका चारों सूबों के ऊपर एक उसकी आवाज़ सुनी जाती है और इमरान खान की कॉल के ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं, ये एक इमरान खान की ताकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी अनारकी से महफूज है। अगर इमरान खान को माइनस कर दें इस सारे स्ट्रगल में से तो फिर तो हर शख्स जिसके पास बंदूक है वो बंदूक चलाएगा, जिसके पास लाठी है वो लाठी चलाएगा, जिसके पास जो है वो जो चलाएगा, एंड पाकिस्तान विल बी इन अ ह्यूज वायलेंस सर्कल। एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल आपके हालात से मायूसी पर ये चाहते हैं कि हम ना रहें, ये भी ना रहें, मार्शल लॉ लगता है लग जाए, इमरजेंसी लगती है लग जाए, नारकी होती है हो जाए, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंप्रेशन पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश हो चुका है। नहीं, आपने हमें कैसे इसमें शामिल कर दिया? क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं, अगर आप भी ये कहते हैं, नहीं हम कह रहे हैं इलेक्शन पर अनारकी होगी, तो अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नहीं, इलेक्शन ना होंगे आपकी बात ठीक है कि फिर तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट बनता है, लेकिन अनारकी समथिंग एल्स। तो अनारकी होगी ना, अनारकी तो फिर ये है ना कि आइन खत्म हो जाएगा, आइन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, कंट्रोल से निकल जाएंगी चीज़ें। जाहिर है आइन खत्म आप कर रहे हैं। आपने ये देखो फॉल्स पैरेलल बना दिया ना आपने हमें और उनको शामिल करके। हम ये कह रहे हैं कि आप अवाम के सामने सरेंडर करें, ये वो बुनियादी असूल है जिसके ऊपर पाकिस्तान की रियासत खड़ी है। आपको याद होगा जिसमें खान साहब ने कहा कि इससे तो बेहतर था कि ये एटम बम मार देते, इनको ना लेके आते। इसका मतलब तो उनका भी माइंडसेट ये है कि अगर हम नहीं है तो फिर ये नहीं होने चाहिए। नहीं वो देखिए वो कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, वो तो अब लतीफ़ा बना हुआ है कि पाकिस्तान में मार करने वाला जो पीडीएम का तजर्बा किया गया है मिसाइल का, वो तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी पे बम मार, यही मैं कह रहा हूं ना, इकोनॉमी पे तो बम मार ना देते, बेशक बम मार देते, इकोनॉमी पे बम, वो इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमी में तो ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमी पे नहीं कहा था, इकोनॉमी में कह रहे थे। आप दोनों को दोबारा देखने की, इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही थी। चले मान लेते हैं आपकी बात। अब मुझे ये बताइए, ये जो परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापा पड़ा है, लाहौर फिर गुजरात,
उस तरह का रिएक्शन नहीं आया पीटीआई का? क्या पीटीआई में लोग या जो कारकुन है आपका वो भी ज़हनी तौर पर किस तरह का रिएक्शन नहीं लीडर्स, मतलब प्रोटेस्ट जिस तरह दूसरे जब जमान पार्क में हुआ जिस तरह लोग निकल आए थे, तो आपकी पार्टी के सदर हैं, उस तरीके से आपका कारकुन नहीं निकला? परवेज लाई देखिए, बाकी किसके ऊपर निकला हुआ है? बाकी के कौन? हमारे तकरीबन इस वक्त सारी मेन लीडरशिप जेल में गई है। इमरान खान के अलावा किसके ऊपर हुआ? नॉर्मल है आपके ख्याल में कोई मसले वाली बात? वैसे ही रिएक्शन हुआ जैसे बाकियों का हुआ। बाकी सदूर भी तो नहीं है ना पार्टी के, किस सदर के घर पे छापा पड़ा था? नहीं, लेकिन मसलन या इस तरह अली अमीन जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं केपी के, और जो बाकी सारे लोग हैं वो सीनियर अहदेदार थे, सब सीनियर अहदेदार अंदर गए। यानी रिएक्शन सिर्फ खान साहब के ऊपर होगा? उसकी वजह है, उसकी वजह है कि देखिए बात यह है कि हर आपने एवेल्यूएट करनी होती है ना। इमरान खान के साथ जो जज्बाती वाबस्तगी है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और इवन आम पाकिस्तानी की, वो बाकी लीडरशिप के साथ उस तरह से तो नहीं होगी। जाहिर है कि उसके मुताबिक रिएक्शन होगा और ये उसके मुताबिक रिएक्शन होगा। फवाद साहब ये बताएं कि ये जो छापा पड़ा है परवेज इलाही साहब के घर पे, आप लोगों ने हुकूमती टीम से रब्ता किया, बात की कि क्या करवा रहे हैं? बात किया और सब ने बयान दिए। उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखें इसहाक डार ने शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन किया, माजरत की और कहा कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है। उसके बाद जो साद रफ़ीक साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, तकरीबन सारी फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने ख़ुद को डिस्टेंस किया। इससे उन्होंने कहा निगरान हुकूमत ने ये किया और बहुत गलत किया। निगरान हुकूमत भी कहती है हमने नहीं। मोहसिन नकवी साहब ट्वीट कर रहे हैं। देखिए मोहसिन नकवी ने तो किया है ना, ये पॉसिबल नहीं ना। चीफ सेक्रेटरी और आईजी के बगैर ये छापा हो सकता? आप भी सारी उम्र ये देख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल है? आपका क्या ख्याल है जो लाहौर की सारी पुलिस है वो सीसीपीओ के हुक्म के बगैर घुस गई है वहाँ पे? नहीं गाड़ियाँ। मोहसिन नकवी तो मुकम्मल मुलव्वस, पीछे हट रहे हैं मगर ऑन नहीं कर रहे। बल पता नहीं, ऐसे पीछे भी नहीं हट रहे। मेरा ख्याल है वो उनकी आपस में इतनी लड़ाई बड़ी हुई है परवेज इलाही कि उन्होंने अपनी सारी कोई जो रवायात थी, कोई छोटा मोटा जो मतलब एक उनकी फैमिली की लड़ाई अंदर बहुत बड़ी हुई, इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने, मोहसिन नकवी ने तो इसको स्पीयर हेड किया इस पे। तो वो तो सालिक साहब भी इसके ऊपर वो करते रहे एहतजाज, लेकिन नहीं कोई नहीं, उन्होंने कहाँ किया। मेरा नहीं ख्याल, अनफॉर्चुनेट है। मैं तो मेरे लिए तो देखें शुजात साहब हों, परवेज इलाही साहब हों, मेरे लिए तो हमारा तो उनसे नस्लों का ताल्लुक़ है। जो ज़हूर इलाही साहब से हमारा उनका ख़ानदान का ताल्लुक़ है और बड़े रख रखाव वाले लोग हैं। मैं आपको ये बताऊं, मेरे ताया जब गवर्नर थे 93 में जो अल्ताफ़ साहब, तो मंजूर भट्टू साहब ने एक दफ़ा परवेज इलाही साहब की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया और शाम को वहाँ पे पुलिस पहुँची तो गवर्नर साहब जो थे वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने जाके मंजूर भट्टू साहब को और आईजी को बुला के कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि इस घर में तुम लोग रात को घुस गए हो? अरेस्ट करने का जो तरीका है वो दिन को करें और अगर उनको पहुँचाना है आप इज़्ज़त से उनको बात करें, वो खुद दे देंगे। आप लोग उनके घरों में रात को आपको घुसने की ज़रूरत कैसे हुई? तो ये तो रवायत वाले लोग थे और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हुआ है। इस तरह की रवायतें तो। फवाद साहब, अमेरिकन एम्बेसडर से कैसी रही मुलाकात? अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें कई हुई हैं और आपके घर आए थे? ये तो खैर घर आए थे, लेकिन वैसे मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं। ना सिर्फ एम्बेसडर से भी नहीं हुई, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट के उनसे भी हुई हैं और अमेरिका ने हमारा नुक्ता नज़र समझा है और मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका से अब हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। तस्लीम किया कि आपके खिलाफ साजिश की थी? वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम उनसे कहते हैं कि जो साइफर की लैंग्वेज है वो आप देख लें, कोई भी मुल्क ये अलाउ नहीं करेगा कि ये लैंग्वेज हो कि ये हमारे ताल्लुकात डिपेंड करते हैं कि आपका वज़ीर आज़म हटेगा तो हमारे ताल्लुकात होंगे। वो कहते हैं जी हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये तो आपके सफ़ीर ने लिख के भेजा। हम कहते हैं जी हमारा सफ़ीर जो था वो तो ऑफिशियल मीटिंग में था और आपके जो डोनाल्ड लू साहब हैं उनकी बातों को उन्होंने लिख के भेजा। तो वो कहते नहीं, वो उन्होंने नहीं ये बातें कही। तो उनका नुक्ता नज़र अपना है, हमारा नुक्ता नज़र अपना। अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कोई रोल प्ले किया है आप लोगों की बर्फ़ पिघलाने में, आइस मेल्ट कराने? अमेरिकन एम्बेसडर के बगैर कैसे बर्फ़ पिघल सकती? और ये आपकी मुलाकातों का नतीजा? मेरा ख्याल है अच्छी मुलाकातें हुई हैं जब भी आई। एक्चुअली हमारी एक मुलाकातों से तो मैं तो नहीं कह सकता कि मेरी मुलाकातों से कोई होगी होगी। हमारे एक्चुअली जो अमेरिका के अंदर जो एक पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और जिस तरीके लॉबिंग फर्म जो आपने हायर की है, हमने कोई लॉबिंग फर्म हायर नहीं की। ये सारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने एफ़र्ट्स की हैं जो वो अबाउट, अब तो आज देखिए आपने जो उनका जो कमीशन है और रिलीजियस फ्रीडम, उसने जितनी बड़ी इंडाइटमेंट की है बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की,
वो बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है कि ब्लास्फेमी केसेस इन्होंने इस्तेमाल किए। उसके बाद अब 100 कांग्रेसमैन जो है वो लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी ब्लिंकन को और उनको कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर देखें, स्पेशली कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। सो आई थिंक ये ऑल क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं, ओवरसीज़ हैं अमेरिका में, उनको। ये एकदम चेंज कैसे आया है कि आप अमेरिका के खिलाफ थे, अमेरिका के आप और अमेरिका आपके हक में होना शुरू हो गया? वो तो उसने ब्रिट शेयरमैन ने उसके आपने तकरीर सुनी हो तो उसने कहा है ना कि देखिए इमरान खान को मैनेज करना मुश्किल है, शहबाज शरीफ को मैनेज करना आसान है, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो हैं देखिए कोई भी नहीं जाता। मुझे आप बताइए, ये तो कह रहे थे MBS से हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं, तो जब MBS से मिलने गए हैं तो उन्होंने इन्हें क्या कहा है? क्या कहा है? उन्होंने कहा ठीक करे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को तो ठीक करने का कहा है, लेकिन असल बात बताए ना, विचली गल की दसी सी। नहीं, विचली गल है ये कि इमरान खान तो बगैर पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। उन सऊदीज़ ने कहा है। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के हालात ठीक करना तो नॉर्मल बात है ना, डिप्लोमेसी में एक दूसरे को लोग मशवरा देते हैं कि यार बाकी फिर आप उनसे पूछे इन्होंने क्या कहा उन्हें। वो तो कह रहे बहुत देखिए इमरान खान के बगैर पाकिस्तान इस वक्त माइनस इमरान खान कोई दुनिया इन्विजन नहीं करती पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम इन्विजन नहीं करते माइनस इमरान खान पाकिस्तान। तो ये आपने देख लेना है, देख लीजिएगा। टिकटों में गड़बड़ हुई? मेरा ख्याल है जो देखे ना, हर बंदा तो PTI का टिकट लेना चाहता है और उसके लिए हर हरबा इस्तेमाल करना चाहता है। इसके मैं तो एक्चुअली मैं सरप्राइज इस बात पे हूँ कि उतना झगड़ा नहीं हुआ जितना मैं फ्रेंकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैक्सिमम 8, 10, 15 हलकों के ऊपर कुछ ज़्यादा शोर मचा। जैसे आप लोग पार्टी इलेक्शन करा देते हैं तब झगड़े शुरू हो जाते हैं, इलेक्शन से पहले वो ऐसे ही टिकटें देने लगते हैं तो झगड़ा शुरू। डेमोक्रेटिक हमारे अभी वो नहीं है ना कि जिसमें तमाम बोझ जो है वो आ जाता है आपकी लीडरशिप के ऊपर ही। पैसा चला होगा आपके ख्याल? सिस्टम ऐसा नहीं है। पैसे अगर कोई बंदा वैसे इंडिविजुअल ख्वाहिश करे तो वो हो सकता है, लेकिन होता ही है कि ये पहले प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी जनरल्स हैं वो अपनी मीटिंग करके लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर रीजन्स में आती हैं, फिर रीजन से तो अराउंड 30 लोग जो हैं। आपकी टिकटों के लिए लोग पैसे लिए फिर रहे थे? नहीं, लोगों ने तो हद कर दी है, ऐसे पैसे लेके फिर रहे थे, बंदा वैसे ही बेहोश हो जाता है। टिकट ढूंढने के लिए लोग पैसे तो सिवाय इमरान खान के टिकट के इस वक्त पाकिस्तान में और किसी का टिकट चल भी तो नहीं ना रहा। वो तो लोगों के हरबे अपने लेने, लेकिन मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं इतनी जल्दी कैसे हो गई, एकदम जल्दी फैसला हो गया? क्योंकि वो जो ये अबू जर की बात कर रहे हैं ओवरऑल। नहीं, हमने तो अभी वो अबू जरी का देखा है, इसके अलावा तो अबू जर वाला भी ये जस्टिस साकिब निसार के जो वो वही है ना, वो जस्टिस साकिब निसार वो तो ऑन द फेस ऑफ इट वो जाली है वीडियो ऑडियो, और हमेशा यही किया जा रहा है कि ऑडियो जाली ऑडियोज बना के तो उनको तो निशाना बनाया जा रहा है ना साकिब साहब को। लेकिन साकिब साहब ने तो डिनाई नहीं किया, और जिनको टिकट मिली उनके वालिद ने कहा है कि हाँ उन्होंने मेरी सपोर्ट की है तो उन्होंने टिकट लेने में। तो वो तो हम भी डिनाई नहीं कर, उनकी तो सपोर्ट मैंने भी की है, उसकी अबू जर की सपोर्ट और 10 लोगों ने भी की है, साकिब निसार साहब ने भी। नहीं, साकिब साहब ने भी की होगी, उनको उनका बेटा उनका ताल्लुक वाला होगा उसमें। वो जो उनका बेटा 1-20 की बात कर रहा है वो क्या चीज़ थी? अब मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टेप जो है ना, मसलन आप हैं, आपकी फ़ोन टैपिंग हो रही है, आपकी वालदा की वो फ़ोन टैपिंग हो रही है, आपकी फ़ोन टैपिंग हो रही है, आपकी बेगम की फ़ोन टैपिंग हो रही है, बहनों की फ़ोन टैपिंग हो रही है, मुलाजमों की फ़ोन टैपिंग हो रही है, मेरे पूरे घर की फ़ोन टैपिंग हो रही है, और उसके बाद ये किया जाए कि आदिल अब्बासी की डायलॉग रख लिया जाए और उसके बाद उन सबको मिक्स कर दिया जाए। यू विल कम अप विद अ फनी ऑडियो जो आपकी आवाज़ होगी, लेकिन ये इस तरह से तो पाकिस्तान में तमाशा लग गया है। और ये इस वक्त जो हो रहा है, मसलन इमरान खान की आपने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहले जो एक ऑडियो जो है वो रिलीज़ हुई, वो कम से कम 7 ऑडियोज़ को मिला के रिलीज़ हुई थी। जो मेरी ऑडियो रिलीज़ हुई वो कम से कम 4 ऑडियोज़ को रिलीज़ कर मिक्स करके रिलीज़ हो गई थी। तो ये तो एक तमाशा लग गया, इसमें तो आप एक एक वर्ड उठा के इधर डालते जाएँ, पता नहीं चल सकता। थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी। आज मुज़ाकरात का फाइनल राउंड है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, और सियासतदानों को इन मसाइल के हल निकालना है। अगर ये इस मसले का हल नहीं निकाल सकते तो फिर इनके हाथ से बहुत कुछ निकल जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
अदालती इस्लाहात केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है। क्या कहा है सरा पहले वो सुन। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। आप लोग सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि 2 अपॉइंटमेंट इनकी फरमाइश के ऊपर अपॉइंटमेंट है। हमारा मुंह ना खुलवाएं। आपसे अगर प्रोसीडिंग्स मांगते हैं हमें भी दें। हाउस कमेटी बनाए और ये तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए। एक तरफ हुकूमत और अदलिया की लड़ाई है तो दूसरी तरफ अदलिया की तजवीज़ पर मुज़ाकरात का अमल भी जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वज़ीर आज़म हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। अब ज़रा अब्बासी साहब को सुनते हैं। और अब्बासी साहब ने 1-2 दिन से इनका बयान जो है वो इस वक्त ज़ेर बहस है मीडिया में, सोशल मीडिया पे कि इन्होंने कहा है कि 20 अरब की करप्शन हुई है आटे की तकसीम में। ये क्या मामला है? और भी कुछ मामला है जिस पर हमने बात करनी है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं पहले ज़रा अदलिया हुकूमत लड़ाई पर बात करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बताइएगा कि ख्वाजा साहब को आपने सुन लिया, ये लड़ाई आई आप लोग किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं? मतलब किस लेवल तक ये और जाएगी? देखिए बात लेवल की नहीं है, पार्लियामान की एक हैसियत है आइन में, आप उस हैसियत को चैलेंज नहीं कर सकते। ये जो चीफ जस्टिस साहब ने मान लिया ना असेंबली का रिकॉर्ड, ये कोई इख्तियार नहीं है असेंबली का रिकॉर्ड मांगने का, उनको किसी को इख्तियार नहीं है। ये रिकॉर्ड देना सिर्फ असेंबली ही इजाज़त दे सकती है। उनका ख़त आएगा स्पीकर के पास, स्पीकर हाउस में पूछेंगे कि ये ख़त मुझे लिखा है चीफ जस्टिस ने, क्या इजाज़त है कि मैं रिकॉर्ड दे दूं? अगर असेंबली इजाज़त देगी तो रिकॉर्ड जाएगा। ये गलती सुमरो साहब ने, इलाई बख्श सुमरो साहब ने 98 में की थी कि रिकॉर्ड मांगा गया, 97 में मेरा ख्याल है रिकॉर्ड मांगा गया असेंबली का, उन्होंने इजाज़त नहीं ली और रिकॉर्ड दे दिया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस थे उस वक़्त के, उन्होंने कहा कि नहीं ये काफ़ी नहीं है, जो आपने हदफ किया था ना, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो स्पीकर हदफ कर देता है। जी हाँ, ज़ाहिर है कुछ ऐसी गुफ्तगू होती है वो असेंबली का रिकॉर्ड में नहीं आती। उन्होंने कहा वो भी मुझे दें, तो ये असेंबली रिकॉर्ड उनको नहीं देगी। और रिकॉर्ड का मकसद क्या है? जो कुछ असेंबली में कहा जाता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो आपका हक है वहाँ पर बात करना। तो आप रिकॉर्ड किस मकसद के लिए मांग रहे हैं? कोर्ट एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिस पर अमल दरामद रोका है उसने। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड मांग रही है वो गैर आईनी, कंप्लीटली तौर पे गैर कानूनी है। वो असेंबली की रवायात के, पार्लियामान की सुप्रीमेसी के खिलाफ है। तो वो जो इंग्लैंड में कानून पे डिबेट हुई है पार्लियामानी कमेटी में, आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं जा सकता। मैं आपको उसका प्रेसिडेंट बता देता हूँ। जी बताएं। इंग्लैंड में ओलिवर क्रॉमवेल को गिरफ्तार करने के लिए एक बादशाह पार्लियामान में दाखिल हुआ इजाज़त के बगैर। उसने कहा जी ये आदमी, इसने फलाना जुर्म किया है, ये पार्लियामान, मुझे ये आदमी चाहिए, मैं इसको गिरफ्तार करूँगा। पार्लियामान ने उसका ट्रायल किया, उसको बीहेड किया, उसकी गर्दन मार दी गई कि आप किस इजाज़त के बगैर कैसे दाखिल हुए हैं? अगर आपने आना था आप पूछते, पार्लियामान इजाज़त देती तो आप आते। स्पीकर ने कहा कि मैं अंधा हूँ और मैं बहरा हूँ, सिवाय उस हद तक कि जो मैं पार्लियामान को सुनता हूँ या देखता हूँ, मैं और किसी चीज़ को नहीं जानता। ये पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट इस सुप्रीम कोर्ट की खालिक है। बट ख्वाजा आसिफ साहब बदले में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी रिकॉर्ड जो है वो मंगवाना चाहिए स्पीकर साहब को। जी तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल मंगा सकती है पार्लियामान। ये तो नहीं कह रहे सिर्फ कि हमें जो है वो हम नहीं देंगे, शेयर करेंगे, ये गैर आईनी है या हमें नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं उनका रिकॉर्ड भी मंगवा लें। अगर पार्लियामान इजाज़त दे तो आप देंगे, पार्लियामान से पूछना पड़ेगा। अगर स्पीकर साहब ये गलती फिर करेंगे कि पूछेंगे नहीं और रिकॉर्ड दे देंगे, इसको मैं पार्लियामान की रवायात के खिलाफ समझता हूँ। मुज़ाकरात से उम्मीद रखनी चाहिए कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं निकलेगा। कुछ नहीं निकलेगा। वजह, मैंने 2 दफ़ा पीटीआई के साथ डील किया है, दोनों दफ़ा बदनीयती से वो टेबल बनाए हैं। नीयत उनकी दुरुस्त नहीं थी। बड़ा तो उन्हें सूट करता है कि अगर इलेक्शन की बात हो रही है और इलेक्शन मिल जाए। इलेक्शन की बात, ये नेगोशिएशन नहीं है, ये एक तरीका है एक मामले को हल करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और उससे भी मुझे इख्तलाफ है।
कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यार कोई बात नहीं मेरे फैसलों की और आइन की, आप ऐसा करें आपस में बैठ जाए फैसला कर लें। सुप्रीम कोर्ट मिसालती अदालत नहीं होती। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये देखिए ये बात ठीक है कि 90 डेज मींस 90 डेज। अगर कानून कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं तो 90 दिन में होने हैं, लेकिन वो अभी हम थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब भी बैठे थे, ये सवाल मैंने उनके सामने रखा कि बात तो 90 दिन से आगे चली गई ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये विंडो दे दी है कि जी आप आपस में डायलॉग कर लें, वरना फैसला तो ज़ाहिर है उन्होंने देना ही है इसके ऊपर, जो भी है 14 मई से आगे तो उन्होंने नहीं जाना। तो नहीं 14 मई को इलेक्शन आप करवा सकते हैं? नहीं, अब तो नहीं हो सकते तो फिर मैं यही कह रहा हूँ ना, आप जहाँ पर 90 दिन है वहाँ पर इलेक्शन की भी कमीशन की जिम्मेदारी भी है कि वो शफाफ इलेक्शन करवा सके। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता क्योंकि मुझे फाइनेंसेस नहीं है और मेरे पास सिक्योरिटी के ज़राए नहीं है। तो उसने ये सजेस्ट किया है कि आप 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा दें। क्यों सजेस्ट किया है? मेरी नज़र में वो यही चाहते हैं कि ये असम्बली, कौमी असम्बली भी ख़त्म हो जाएगी और सारी असम्बलियों का इकट्ठे इलेक्शन हो जाए। आज तो जब तक जो सुप्रीम कोर्ट के उनका क्या स्टेटस होगा जी? ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं पंजाब और केपी में, ये चलती रहेंगी आखिर तक जब तक नई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल होंगी पंजाब और कॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका भी तो टाइम फिक्स है ना कि नहीं, इनकी जिंदगी होती है जब तक अगली हुकूमत ओथ ना ले, जब ये आप वॉइड नहीं छोड़ सकते। फॉर इंस्टेंस अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होते तो ये 1 साल के लिए भी चल सकते। जी ये चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होती। कानूनी तौर पे कोई मसला नहीं, कानूनी तौर पे लॉ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ये एक दिन भी आगे जाएंगे तो ये स्ट्रेंजर्स हैं, ये जो है वो जो मर्जी कहते रहे। आपका जब आप ख़त्म होती है आपकी असेंबली, उसके बाद आप हैंड ओवर करते हैं अगले प्राइम मिनिस्टर को, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, मगर वो तो इलेक्टेड जो लोग हैं उन्होंने असेंबली चलानी है ना। अगर 1-1 साल तक इंटरिम चलाएंगी तो फिर तो खत्म हो गया। कौन चलाएगा फिर? जिस व्हाट आई एम आस्किंग यू, अगर इलेक्शन नहीं होंगे यही चलाएंगे। जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जब तक नई गवर्नमेंट वजूद में नहीं आती, असेंबली का इजलास नहीं होता, लीडर द हाउस नहीं चुनते, वो ओथ नहीं लेता, ये हुकूमत चलती रहेगी चाहे 2 साल तक चलती रहे। भाई 2 साल की गुंजाइश नहीं है ना, फिर आपको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल की तो है ना। 1 साल की भी नहीं है तो वो बड़े मखसूस हालात। ऐसा इकबाल साहब कहते हैं आइन में गुंजाइश मौजूद है कि 1 साल तक चले जाएगा, फिर अगर ये नहीं मानेंगे बात मुश्किल है। हर आदमी की मुख्तलिफ राय है। मेरी राय मुख्तलिफ है कि ये मुमकिन नहीं है कि 1 साल तक खिंच सके। यानी अक्टूबर में इलेक्शन कराना पड़ जाएगा। जी, अक्टूबर में अपना इलेक्शन। लेकिन जब सूबों में इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए तो क्या गारंटी है कि वफाक में हों? सूबे में वजूहात है ना। सूबे तो 2 सूबे तोड़े गए बदनीयती से कि मुल्क में सियासी इंतशार पैदा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में कूद पड़ी और ये सारा जो खराबी पैदा हुई है, इसको भी आप माजी में जाएं 5-6 महीने पीछे, तो ये खराबी भी सुप्रीम कोर्ट ने ही पैदा की अपने फैसलों से। जब उन्होंने तशरीह कर दी आइन की, तशरीह नहीं की बल्कि री राइट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, यदि वोट ही नहीं कर सकता आदमी, उन्होंने मेम्बरान से वोट का हक ही ले लिया। ये खराबी वहाँ से पैदा हुई। अब जो आज भी अगर आप देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि आइन 90 दिन का इतलाक पंजाब में है लेकिन केपी में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बात कौन सी तशरीह आई? वो कहते हैं जी वो रेलेवेंट फोरम पे भेज दिया, लेकिन क्या केपी के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पे वो राइट नहीं है? उनको भी 90 डेज में इलेक्शन मिलना चाहिए। रेलेवेंट फोरम पंजाब को मिलना चाहिए तो केपी के लोगों को कह रहा हूँ ना, आइन तो वहाँ भी है। और फिर अगर आप आज इलेक्शन करवा लेते हैं तो 2 और सूबों का क्या बनेगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि केपी के गवर्नर की तरफ से जो वकील पेश होने थे वो नहीं हुए। पंजाब में कह रहे हैं हम करा रहे हैं, हम केपी में भी करा दे इलेक्शन। मैं भी वकील, मेरे वकील भी नहीं पेश आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को केपी का भी करा देना चाहिए था। भाई जो भी आपका फैसला है, इतलाक दोनों भी हो एक ही दिन टूटी है। पीटीआई तो कह रही है ना करा दें आप, फिर तो सुप्रीम कोर्ट करवा देना, करवाए ना, आप फैसला ही नहीं करते सर। लेकिन ये तो गवर्नमेंट, ये तो जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहां पे उन्होंने करवाना है। वफाकी हुकूमत जो है, भाई सुप्रीम कोर्ट से सो मोटर नोटिस लिया है ना, तो आप कह रहे हैं केपी का भी करवा के दे। आपने ठीक है, आइन मैं तो इत्तेफाक कर रहा हूं, एक आइन है ना, ये वो किसी और आइन के तहत है। सर इलेक्शन कमीशन को आप पैसे नहीं देंगे तो वो कौन सा इलेक्शन कराएंगे? पार्लियामान ने नहीं दिया, मैं क्या कर सकता हूँ? बजट में प्रोविजन रखी जाएगी। अगर अदालत कह भी देती तो आप लोगों ने तो यही कहना था ना, पैसे वैसे कोई नहीं। अब बजट आप बनाएंगे उसमें प्रोविजन रख देंगे। बजट में प्रोविजन नहीं थी इलेक्शंस की। आज आपकी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है मुल्क के अंदर, आप एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं कर सकते। सर आपने खुद का 20 अरब रुपए आटे की चोरी में जाया हो गए, 21 अरब इलेक्शन के लिए नहीं। हाँ,
वो ही उनसे चोरी किया, उनसे पैसे ले लें। तो किसने की है चोरी? मेरे भाई यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि ना कोई किसी की बात सुनता है ना देखता है। 2000 सेकंड मैंने तकरीर की, मैंने हिसाब लगाया 2000 सेकंड, 2000 सेकंड, उसमें से 21 सेकंड का क्लिप आपने निकाला। आप क्या कहना चाह रहे थे अभी? मैं निज़ाम की बात कर रहा था। मैंने कहा निज़ाम इतना ख़राब हो गया है, उसमें इतनी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन आ गई है कि आप एक मिसाल मैंने दी कि आप आटे का मामला देख लें। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नेक नियती से पैसे दिए कि जो गरीब तरीन लोग हैं रमज़ान शरीफ में उनको आटा मिल जाए सस्ता। निज़ाम खा गया। निज़ाम पंजाब हुकूमत के खुराक डिपार्टमेंट में 30 से 35% की करप्शन है। मैंने तो कम दी बताई, मैंने 25% बताई। मैंने कहा जी 84 अरब दिए, 20 अरब उसमें चोरी हो गए निज़ाम में। आप फरिश्तों की हुकूमत लगा दें, वो निज़ाम खा जाएगा ये 25%। तो निज़ाम और कौन है सर? आप ही लोग हैं ना, सब घूम फिर के हुकूमतें सारा कुछ। देखिए ना सर, हुकूमतें वो कई साल से आप लोग आ रहे हैं। पंजाब में पीटीआई की भी गवर्नमेंट रही, केपी में भी 10 साल पीटीआई भी रही, आप लोग पंजाब में कई सालों 20-30 सालों से। निज़ाम और किस चीज़ का नाम है? मतलब निज़ाम किसी ने बनाना था। मैं ये कह रहा, फरिश्ते भी लगा देना हुकूमतों में, ये निज़ाम ऐसे ही होगा। ये निज़ाम इतना बिगड़ गया है, ये निज़ाम नहीं चल रहा। तो जिस निज़ाम तो जिस रीस्ट्रक्चरिंग की बात आप करते हैं, रीइमेजिनिंग पाकिस्तान की बात आप करते हैं, वो तो उससे तो इत्तेफाक आपकी पार्टी भी नहीं कर रही। आपको रेडिकल रिफॉर्म चाहिए, ये निज़ाम नहीं डिलीवर कर सकता। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, जो प्रिंसिपली आई एग्री विद यू कि ये निज़ाम चेंज करना पड़ेगा, बट करेगा कौन सर? नहीं, ये अशखास से नहीं होगा कि ये जी बड़ा ईमानदार आदमी ये इसको यहाँ लगा देते हैं या ये अफसर भेज देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि जो नीयत वज़ीर-ए-आज़म साहब की थी, आधे भी मुस्तहिकीन को अगर आटा मिल गया हो तो मैं उसको कबूल नहीं करूँगा। आधों को भी नहीं मिला। प्रोक्योरमेंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर लेवल पे इस निज़ाम में चोरी थी, आज भी है। हर साल सैकड़ों अरब जो पैसे हैं वो खुराक के डिपार्टमेंट जो सूबों के खा जाते हैं। आप जो आटा तकसीम है उसको मंगा कर देख लें। मैंने देखा, उसकी क्वालिटी खराब है। मैंने देखा है उसकी क्वालिटी तो फिर क्वालिटी खराब हुई तो मतलब चोरी हो गई ना। तो मैंने यही कहा कि ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। ठीक, आपके उसकी क्वालिटी खराब है। कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, कितना आपके ख्याल में पाकिस्तान में पैसा उसमें जाता होगा चोरी में? सैकड़ों अरब। आपके बिजली के महकमे में 600-700-800 अरब हर साल चोरी होता है। किसने ठीक करना है सर? किसने ठीक करना है? ये निज़ाम तो नहीं कर पाया। आज सब हुकूमत में रह चुके हैं, नहीं कर सके। इसलिए आपको आज बैठ के निज़ाम के बारे में फैसला करना होगा कि हम कैसे चलाएंगे। तो ये तो आप 6-8 लोग ये बातें कर रहे हैं, बाकी तो कोई ये बात नहीं कर रहा। मुझे अफसोस है कि आज सब हुकूमत में है। आज जो साबका अपोजिशन थी वो हुकूमत में है, जो साबका हुकूमत थी वो अपोजिशन में है। दोनों ने क्या डिलीवर किया है? क्या उन्होंने रिफॉर्म कर सके? आपको बहुत रेडिकल रिफॉर्म चाहिए गवर्नेंस का, वरना ये मामला नहीं चलेगा। आपको बहुत रेडिकल रिफॉर्म चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम का। इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन चोरी ख़त्म करने पड़ेंगे। आपको नैब ख़त्म करना पड़ेगा। आपको जुडिशल इंटरफियरेंस एग्जीक्यूटिव के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी। आपको एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफियरेंस ख़त्म करनी पड़ेगी। ये मुल्क नहीं चल रहा। आज ना पॉलिटिशियन डिलीवर कर सकता है, ना ब्यूरोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। ऊपर से आपने नैब डाल दी, अब जुडिशरी डाल दी, आपने एस्टेब्लिशमेंट डाल दी, तो आपकी छुट्टी हो गई। ये आपकी हालत है। आज आप कहते मुल्क क्यों नहीं चल रहा? ये वजह है। मिसयूज ऑफ पावर जैसा कानून भी मौजूद था। मिसयूज ऑफ पावर कि जिसके तहत ज़ाहिर अरेस्ट हो जाता था बंदा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। मैं पूछता रहा हूँ, मैं 2 दफ़ा मेरे खिलाफ 2 केस है मिसयूज ऑफ पावर के। मैं क्या, मुझे बता दें मैं कौन सी ताकत है जो मैंने मिसयूज की है और क्यों की है? मुझे कोई शौक है मिसयूज करने का? मैं कह मैंने करप्शन की है, कहते नहीं जी आपने पैसे नहीं खाए। मैं कह फिर मैंने क्या किया? आज 4 साल हो गए, नैब के केस चल रहे हैं, आज भी अदालत से होके आए हो। सर मियाँ साहब क्या सोच रहे हैं? मियाँ साहब आपके ख्याल में ये जो कुछ इस वक्त आपकी हुकूमत कर रही है, इस अप्रोच के साथ है या कुछ और सोच रहे हैं? देखिए, ये हुकूमत मियाँ साहब की हुकूमत है, ये उनकी जमात की हुकूमत है। इसलिए हम सब जो इस जमात के अंदर हैं, हम इस हुकूमत के फैसलों में शामिल हैं। हुकूमत ने अपनी कोशिश हुकूमत कर रही है, नेक नियति से कर रही है, लेकिन हालात इतने मुश्किल हैं, इतने बिगड़ चुके हैं। और जो मैंने असरात आपको बताए ना, आज आप किसी को हुकूमत में लें वो काम कर ही नहीं पाएगा।
आप आज कोई सेक्रेटरी, फेडरल गवर्नमेंट कैसे चलती है समरीज के ऊपर, एक इशू आता है, आप समरी बनाते हैं, उसमें आप लिखते हैं कि मेरी ये रिकमेंडेशन है, इस चीज़ के ये 3 हल हैं, मैं ये हल रिकमेंड करता हूँ। जो सेक्रेटरी है, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी है, वो हल लिखेगा जिसमें उस पर कोई उंगली ना उठा सके। वो शायद जो बाकी हल हो वो उससे बहुत बेहतर हो, उनके असरात बहुत बेहतर हो, लेकिन वो हल वो देगा जिसका कोई असर उस पर ना आ सके। जब आपकी सोच, आपका फैसला इस बुनियाद पर होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। सर कहाँ से लाएंगे? ब्यूरोक्रेसी पे भी आप निज़ाम बदलेंगे, आप निज़ाम बदलेंगे। आपको रूल्स ऑफ बिजनेस में, जो कि आप खुद तब्दील कर सकते हैं, जो जिम्मेदार आदमी है मिनिस्ट्री का, वो सेक्रेटरी से हटा के वजीर को बनाना पड़ेगा। ये आपको स्टेप लेना पड़ेगा कि सेक्रेटरी वजीर तो आप खुद कह रहे हैं ऐसे लोग वजीर बन गए कि जो जिनका कोई तजुर्बा ही नहीं है, और तजुर्बा दिलवाए ना उनको। चोरी इलेक्शन मत चोरी करें, इलेक्शन मत चोरी करें। तो सर ये जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करने हैं ना, ये फैसले तो खुद भी किए जा सकते हैं। इलेक्शन जो चोरी होगा, नहीं मैं गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज, ये तो आप सारे गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज बता रहे हैं। आपको ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बदलना होगा, मुकम्मल तौर पर। सूबों की अपनी ब्यूरोक्रेसी हो, वफाक की अपनी ब्यूरोक्रेसी हो। वो तो अभी भी है, नहीं है। प्रोविंशियल कैडर के और उसके होते हैं ना सर, लोग अलग अलग नहीं होते? नहीं जी, आप किसी तहसील में जाए फेडरल अफसर मिलेगा। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वफाक से हटा दें? बिल्कुल खत्म। वफाक का कोई था, वफाक अपना काम करे। वफाक आज एक स्पेशलाइज्ड काम है। वफाक चंद वजारतों तक रह गया है। ये हमने जो 46-48 डिवीजन बनाए खत्म करने पड़ेंगे आपको। मेरा ज़्यादा 15-20 डिवीजन में आना पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं वफाक की सारी रिप्रेजेंटेशन सूबों से खत्म हो जानी चाहिए? जी बिल्कुल। क्या ताल्लुक है वफाक का सूबे से? अब क्या कर रहे हैं आप? वाइसराय हैं। ये तो अंग्रेज ने बनाया था अपने लिए। आप फिर इसका मतलब यह है कि ये इलेक्शन हो भी जाए, ना भी हो तो लड़ाई है, लेकिन अगर हो भी जाए तो कोई नतीजा नहीं निकलना, चाहे कोई भी जीत जाए। बिल्कुल। तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप निजाम को नहीं बदलेंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस पहले तय करें, रूल्स ऑफ बिजनेस तय करें, नैब को ख़त्म करें। आप अभी अगर ये 6 अफराद का मैं हमेशा नाम लेता हूँ, ये बैठ जाएं, ये तहैया कर लें कि हमने मुल्क को आगे कैसे चलाना है, एजेंडा क्या होगा, फिर उस पर जो चले उसको सपोर्ट करें, जो इलेक्शन जीत जाए। आपके ख्याल में डायलॉग इन चीज़ों पर होना चाहिए? डायलॉग इन चीज़ों की ज़रूरत है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आज अगर नाकाम हो गए मुज़ाकरात तो फिर इस मुल्क में अनारकी होगी। फवाद चौधरी साहब बहुत सी बातें करते रहते हैं, मेरे छोटे भाई हैं। अनारकी तो है, उनकी हुकूमत में अनारकी नहीं थी। बगैर वजह कि आप हर आदमी को गिरफ्तार करते फिरते थे। लीडर अपोजिशन को आपने जेल में रखा, हर पूरी फ्रंट बेंच सियासत में अंदर कर दी। पर वो कहते हैं राना सनाउल्लाह पर आपने हीरोइन डाली या नहीं डाली, इसका जवाब देना। पर वो कहते हैं पब्लिक नहीं निकली, हमारे लिए पब्लिक निकलने से अनारकी आती है ना। वो कह रहे हैं पब्लिक निकल सकती थी, पब्लिक निकलने की बात नहीं होती। पब्लिक निकले तो फिर आप कानून को ख़त्म कर देंगे। आज मैं हीरोइन डाल दूं फवाद चौधरी साहब पर, क्या महसूस होगा उनको? नहीं, वो तो उन्होंने खुद भी इजहार किया कि मेरे साथ ज्यादती हुई तो बड़ा दुख हुआ मुझे, और तो खुद भी कहते हैं अभी जो उनके साथ दुख इस बात का होना चाहिए था दूसरों के साथ ज्यादती हो रही थी। दुख वो होता है, अपना दुख तो हर एक को होता है, मुझे भी होता है। आप इलेक्शन देख रहे हैं? कोई नहीं, इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ज़्यादा बड़ी खराबी होगी। इलेक्शन से भी खराबी आएगी, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर आप एजेंडा तय कर लें कि हमने एक दूसरे को गालियाँ नहीं निकालनी, हमने दूसरों को जेलों में नहीं डालना। ये तो नहीं होने लगा सर? ये नहीं होने लगा तो फिर कुछ भी नहीं होने लगा। फिर क्या होगा? फिर तबाही है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मसलन फिर ये सब जवाबदेह हैं जो आज इक़्तिदार में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस मुल्क के मामलात को चलाना। जिस नहज पे आप खड़े हैं, क्या इनको इस बात का एहसास है? सर इक़्तिदार में तो वो सारे PMLN पीपल्स मैं सबको कह रहा हूँ, मैं सारे को देखें, यहाँ PMLN की बात नहीं है, यहाँ मेरे मुल्क की बात है, पार्टी है, आपके मुल्क की बात है। ठीक है, ये सब पार्टियाँ एक तरफ रह जाएंगी। जब मुल्क में खाने को नहीं होगा ना, गवर्नेंस नहीं होगी, हुकूमत नहीं होगी, तो फिर पार्टियों को कोई नहीं पूछेगा, फिर वर्दी को कोई नहीं पूछेगा, फिर आप कह रहे हैं जजों से कोई नहीं पूछेगा, आप भी कह रहे हैं अनारकी होगी, फिर अनारकी होगी। थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म मौजूद थे। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।